पढ़ते जाऊंगा तो उसमें किताब आधारित है। गांधी जी हैं पूरे एशिया और अफ्रीका में पहले व्यक्ति जो फुटबॉल क्लब के प्रतिष्ठा करते हैं। जो 2010 में जब हम लोग फीफा वर्ल्ड कप देखते हैं, उनका एक स्मारिका निकलती है जो सोवेनियर कहते हैं अंग्रेजी में, और उसका जो प्रमुख पृष्ठा है, पहला पेज है, उसमें गांधी जी की तस्वीर रहती है। उसमें कहा जाता है कि ही इज द फर्स्ट मैन टू एस्टैब्लिश सम फुटबॉल क्लब्स। तो आज हमारे हिंदुस्तान में जो किताबें होती है स्कूल में, हम लोग उसको नहीं पढ़ाते या हम लोग नहीं जानते। तो हम लोग गांधी जी को जिस तरह से देखें कि हमारे ऊपर थोपा गया है कि गांधी आपके राष्ट्रपिता है, धीरे धीरे हमें जानता है कि मैं राष्ट्रपिता है, मैं सम्मान देता हूँ। लेकिन उनकी जिंदगी में जब कुछ घटना घटी, अगर हम लोग उसको अपने बच्चों को अपने किताबों में हमको पढ़ाया जाए तो ये बहुत रोचक होगा और बच्चे अपने छोटे उम्र में उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरा इंक्विजिटिवनेस था और मैं सोचा उसमें लिखते जाऊँ। और आजकल आप देखे होंगे रामचंद्र गुहा जी लिखते हैं बहुत गांधी जी के ऊपर, उनकी जो कुछ 2-3 किताबें हैं वो सुनने लायक है, पढ़ने लायक है। और करीब करीब देखते हैं तो गांधी जी के ऊपर पूरा नए आयाम से गांधी जी को प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि हम लोग कोई बहुत कम लोग जानते हैं कि गांधी जी के आदर्श से प्रभावित होके विदेश से 7-8 लोग आए थे जो गांधी जी के अनुयायी रहे भारत में। उस टाइम ब्रिटिश सरकार थी और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वो लोग लड़े। ब्रिटिशर्स 3 ब्रिटिशर्स थे और 4 अमेरिकन थे। तो आज के ज़माने में हम लोग अगर स्कूली किताब में नहीं देंगे, स्कूल सिलेबस में चीज़ें नहीं आएंगी, तो गांधी जी को हम लोग ठीक तरह से उनके मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, मैं एक जगह से आता हूँ संबलपुर, उसके 1942 में कुछ घटनाएं घटी थी जो पूरे हिंदुस्तान में अलग थलग थी। जैसे कि एक लड़की थी, उसकी उम्र थी 19 साल। लड़की ने जाने कि गांधी जी का एक आह्वान हुआ है 1942 में कि भारत छोड़ो। तो उन्होंने घर से निकला, छोटी सी गांव था, और नदी क्रॉस किया। नदी क्रॉस करने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है बरगढ़, वहाँ पहुंचे और पूरे के पूरे जो ब्रिटिश हुकूमत का जो ऑफिस था, एसडीओ का ऑफिस था, वहाँ उसने कब्जा कर लिया। आप सोचिए 1942 में ब्रिटिश के एसडीओ के ऑफिस में कब्जा कर लेना, एक 19 साल की लड़की। और उसने तुरंत वहीं ऑफिस में बैठ के एक पड़ब निकालते हैं, कहते हैं कि जो ब्रिटिश ऑफिसर एसडीओ है उसको मैं खारिज करता हूँ। मैं आज के दिन से गांधी जी का द्वारा अपॉइंट किए हुए अधिकारी हूँ और मैं अधिकार देता हूँ कि उस एसडीओ को बांध के लिया जाए। तो पूरे इस प्रकार के बाद दूसरे गांव, छोटा सा गांव पानी, जो हमारे साहब कह रहे थे, छोटा सा गांव, लेकिन उस गांव में 1942 में करीब करीब 36 लड़के निकले, पूरे गांव के 36 लड़के, और सारे के सारे जेल गए। और कुछ लोग चले गए, एक ब्रिटिश जो उसका था जिला जज साहब, उसके ऑफिस में चले गए। और उसमें 3 लड़के जज के चेयर में बैठे, एक आदमी बैठा, दूसरा पेशकार बना यानी जो फाइल पुटअप करेगा, और तीसरा उसका जो बुलाता है, लोगों को बुलाता है कि मुजरिम नंबर 1 हाजिर हो, उस टाइम पे। तो जो आदमी बैठा जज के चेयर पे, उसने घोषणा की कि आज के दिन से भारत स्वाधीन हुआ है और इसका जो स्वाधीन भारत का जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो महात्मा गांधी है। और आप लोग जो लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग जितने नागरिक हैं, सारे के सारे आपको कुछ दिक्कत है, अगर आप कुछ अपना समस्या को हल करना चाहते हैं तो सीधे ब्रिटिश सरकार के नाम मत लिखिए अपना एप्लीकेशन महात्मा गांधी जी के नाम पे लिखिए। तो ब्रिटिश कोर्ट को कैप्चर करने की जो घटना है इस किताब में भी है। तो जो हम लोग देखते हैं हिस्ट्री में कुछ चीज़ हम लोग नहीं जानते हैं, तो जो हम लोग ऐतिहासिक होते हैं, लिखते हैं, उनका एक जिम्मेदारी बनती है, एक आह्वान बनता है हम लोगों को कि जो चीज़ें कोई लोग नहीं जानते, लेसर नोन फैक्ट्स, तो उसको सामने लाने के लिए। जैसे गांधी जी थे 3 फुटबॉल क्लब, और गांधी जी 3 फुटबॉल क्लब एस्टैब्लिश किए, सेटअप किए। और हर जब होता था मैच, फुटबॉल मैच, गांधी जी जाते थे, और जब हाफ टाइम होता था गांधी जी अहिंसा के बारे में बताते थे। और सबसे बड़ी बात है जो स्पोर्ट्स, जो हम लोग कहते हैं स्पोर्ट्स मोटिव, यानी जो आपके प्रतिपक्ष है उसके साथ लड़ाई कीजिए, प्यार से लड़ाई कीजिए, उसके ऊपर अहिंसा से उसको आप उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कीजिए। गांधी जी आके 2-4 बार मिनट बोलेंगे फिर आ जाएंगे। तो आप सोचिए, और जब गांधी जी भारत आएंगे 1914 में, तो तीनों फुटबॉल क्लब में एक फोटो आप देखते हैं पूरी दुनिया में, उस फुटबॉल क्लब में गांधी बैठे रहते हैं। तो जो गांधी जी जब भारत लौटते हैं 1914 में, हम लोग देखते हैं हमारे हिंदुस्तान के बहुत लेखक लिखे हैं और ऐतिहासिक भी लिखे हैं
लेकिन एक साउथ अफ्रीकन जो हिस्टोरियन है मीर फातिमा, उन्होंने बहुत अच्छा एक वर्णन किया है। उनका जो लैंग्वेज है, मैं देखा उसको अफ्रीका में, बहुत सुंदर है। उसका भाषा देखिए, वो कहते हैं जब गांधी जी अफ्रीका से निकले भारत को 1914 में, उनके अंदर महात्मा होने का जो कुछ स्वरूप था धीरे धीरे निकल के आ रहा था, दिखने को मिल रहा था। जिस तरह जीसस क्राइस्ट ने जिस टाइम उसको क्रूसीफाई किया गया, जिस टाइम वो क्रूसीफाई हुए, उनके चेहरे पे जो भाव था वो महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी के चेहरे में आ रहा था। और जिस टाइम महात्मा बुद्ध भी अपने घर से निकले थे, उस टाइम में उनके चेहरे पे जो भाव था वो महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी के भी था। तो हमें एक चैप्टर यहाँ लिखा हो, एक अध्याय लिखा हो, मोहनदास करमचंद से लेके गांधी महात्मा बनने तक, यानी ये जो फेज है उसको देखने के लिए बहुत कम लोग थे। एक तो खुद ही गांधी जी थे, मोहनदास करमचंद गांधी, उनको भीतर भीतर परिवर्तन हो रहा था, अंतर में परिवर्तन हो रहा था, और उनको सबसे करीब से दिख रहे थे कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा के धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी कभी नहीं चाहेगी कि अपने स्वामी, अपने हस्बैंड को महात्मा बने। और जिंदगी भर दोनों के बीच में ये टकराव रहा, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लड़ाई नहीं हुआ, लेकिन एक पत्नी कभी अपने स्वामी को भगवान बनना नहीं चाहती, वो अपने घर में रखना चाहती है। तो गांधी जी के जो ये ह्यूमन एलिमेंट्स है। और तीसरे आदमी तो गांधी को जो मोहनदास से महात्मा होने का जो प्रकरण हुआ है, उसको देखने के लिए 2 ब्रिटिश कपल थे। ब्रिटिश कपल थे हेनरी पोलक और उनकी वाइफ थी मिली पोलक। मिली पोलक की उम्र थी करीब करीब 22 साल। जब गांधी जी अफ्रीका में थे, मिली पोलक की शादी होने वाली थी हेनरी पोलक से, और हेनरी पोलक के पिता उसको अपोज करते थे, विरोध करते थे। और गांधी वही आदमी है जो हेनरी पोलक और मिली पोलक को ट्रेन में रिसीव करेंगे और उनको अफ्रीका में शादी करवाते हैं। और जब गांधी दोनों न्यूली मैरिड कपल, जो नए शादी करने वाले जो दंपति हैं, जो कपल हैं, उनको लेके अपने घर में रखे अफ्रीका में। आप सोचिए, उस टाइम गांधी जी महात्मा अभी नहीं बने हैं, ब्रिटिश के साथ लड़ रहे हैं, उनका जो सरकार के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन उनके घर 2 मंजिला था, ऊपर मंजिला में हेनरी पोलक और मिली पोलक रहते थे, और नीचे गांधी अपने परिवार को लेकर रहते थे। लेकिन गांधी जी जब दोनों परिवार खाने बैठते थे, अपने खाने डाइनिंग टेबल पे, गांधी जी हमेशा गीता के 2 श्लोक हमेशा हर दिन पढ़ेंगे और उसका व्याख्यान करें। कोई समझे ना समझे अलग बात है। तो मिली पोलक होते हैं 2 आदमी से 1 आदमी, मैं आदमी नहीं कहूँगा, 2 व्यक्ति हैं मिली पोलक, जो गांधी जी के ऊपर उनके बायोग्राफी लिखते हैं। पहले आदमी होते हैं जे डोक, दूसरे आदमी होते हैं मिली पोलक। पूरे गांधी जी के जिंदगी में मिली पोलक का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस गांधी जी पे होता है। तो गांधी जी लिखते हैं मिली पोलक को अपने बेटी की तरफ मानते हैं, और एक दिन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, हेनरी पोलक के बीच में और गांधी जी के बीच में, और दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। तो मिली पोलक को पता चलता है, कस्तूरबा जी को पता चलता है कि दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, दोनों खाना खा रहे हैं लेकिन बातचीत नहीं हो रही। तो हेनरी पोलक अपने बीवी को बोलते हैं कि इशू क्या है, किस विषय पे दोनों पे लड़ाई हुआ है। गांधी जी एक किसी को आक्रमण हुआ था, उसको शायद कुछ नहीं बोले थे, उसका एक हेनरी पोलक को बोलना था कि गांधी जी आप क्यों नहीं बोल रहे। लेकिन गांधी जी बोलते थे कि कुछ समय जाने दीजिए, मैं उस पर लिखूंगा। तो इस बीच में लेके उस इशू को लेकर दोनों बीच में थोड़ा सा मतांतर हुआ। तब गांधी जी को जब हेनरी पोलक की वाइफ थी मिली पोलक, उनको पता चलता है, तो एक दिन खाने के टेबल पे मिली पोलक बोलते हैं कि बापू, मिली पोलक बापू, गांधी जी को उस टाइम से बापू बोलते थे, बापू यू आर नॉट स्पीकिंग टू माय हस्बैंड। तो गांधी जी बोलते हैं योर हस्बैंड मस्ट स्पीक टू मी। तो मिली पोलक बोलते हैं बापू आप तो कहते हैं अपने शत्रु के ऊपर आप विजय कीजिए प्यार से, तो आप खुद के ऊपर क्यों नहीं उसको प्रयोग करते हैं। गांधी जी सोचिए, उस टाइम उनका महात्मा होना शुरू हो गया था। गांधी जी अपना मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हैं और मिली पोलक को बात मानते हैं, खुद ही बात करें। तो ये जो चीजें हैं, कुछ चीजों को मैंने देखा है कि गांधी जी का जो व्यक्तित्व था वो पूरा अलग था, पूरा अनन्य था। और मेरा जो इन्फ्लुएंस रहा गांधी जी के जानने के लिए, मैं अफ्रीका में जितने दिन रहा, करीब 3-4 बार उनका आश्रम में गया। और एक आश्रम है जहाँ उनका नाम है फिनिक्स आश्रम। मैं जानने की कोशिश किया, ये दे सकते थे भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम या भारत माता आश्रम कुछ कर सकते थे, लेकिन फिनिक्स आश्रम देने के पीछे एक तत्व था। फिनिक्स है जर्मन जो रेस है उनका सिंबल।
फिनिक्स एक पक्षी है जिसका वो पता चलता है, जो उसका अंतिम समय आता है तो उसको पता चल जाता है। तो वो क्या करता है, अपने उड़ान भरता है। वो उड़ान भरता है सूर्य की तरफ। जब सूर्य के पास पहुंचता है उसमें वो जल जाता है और खार बन के, जो हम लोग कहते हैं उसको आसेस, वो ऊपर से नीचे गिरता है। तो वो जो खार बन के जब मिट्टी में गिरेगा धरती से, उस मिट्टी से नए फिनिक्स शावक पैदा होते हैं। तो गांधी जी को उसको पता चला कि वो जो प्रतीक है कि मृत्यु के ऊपर जीवन का, असत्य के ऊपर सत्य का, अन्याय के ऊपर न्याय का हमेशा विजय रहेगा, जिसका प्रतीक है फिनिक्स। और उसी बात को ये करने के लिए अपना आश्रम का नाम गांधी जी देते हैं फिनिक्स आश्रम। तो मैं जब मुझे पता चला, मैं ढूंढना शुरू किया कहीं गांधी लिखे हैं क्या। मैं कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी ढूंढा, उसमें बहुत कम लिखा गया। और जब ये बात हो रही थी तो गांधी जी को आप देखते हैं बहुत हिसाब से देखते हैं। गांधी जी 1922 में किताब लिखे थे और किताब का जो पृष्ठा था, जो पेजेस था, सिंपली सिर्फ 8 पृष्ठा पे किताब आज भी उतना प्रासंगिक है। उस पे एक कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर। एक कैरेक्टर है अपने एक घर का माँ और दूसरा एक छोटा सा बच्चा जो 6वीं 5वीं या 6वीं क्लास में पढ़ने जा रहा है। तो माँ उसको कह रहे हैं, आप सोचिए 1922 में गांधी भारत स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनापति हैं, लेकिन किताब लिखते हैं, नाम है बाल पोथी, 8 पन्ने की किताब। और उसी में लिखते हैं 2 माँ बेटे के बीच में बातचीत हो रही है और माँ कह रहे हैं, जो भी रिलेवेंट है आज के दिन में 2024 में, कहते हैं कि गांधी उस टाइम सोच रहे थे कि जब भारत स्वाधीन होगा तो पहला चीज पे हम लोग स्वाधीन होंगे कि हमारा जेंडर इक्वलिटी रहेगा, महिला और पुरुष दोनों बराबर रहेंगे और दोनों का बराबर दायित्व भी रहेगा। तो माँ अपने बेटे को बता रहे हैं कि बेटा, तुम जब सुबह नाश्ता करते हो, तुम्हारी जो बहन है तो तुम्हारे लिए प्लेट लेके आती है, तुम खा के चले जाते हो। तुम्हारा भी जिम्मेदारी बनता है कि कभी तुम अपने बहन के लिए एक प्लेट लेके दो, खाना लेके दो, उसका खाना का प्लेट भी लेके जाओ, तुम उसको धो लो। और कभी कभी तुम अपना झाड़ू लेके घर का भी साफ सफाई करो। तो हम लोग जो कहते हैं जेंडर स्टेरियोटाइप कि मैं लड़का हूँ, ये काम नहीं करूँगा, ये लड़की के ये काम है, आज भी रिलेवेंट है, आज भी प्रासंगिक है। आज हम लोग देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 तक हम सब लोग करेंगे, उसका तीसरा है, चौथे पे है जेंडर इक्वलिटी। आप सोचिए 1922 में गांधी जी आज के समाज के बारे में भी सोचते थे, तो कितना आगे सोचने वाले थे, प्रगतिशील चिंतन थे। और सबसे बड़ी बात है, गांधी जी एक चीज करते थे, हर दिन कुछ ना कुछ लिखते थे। तो लिखने में क्या होता था, एक अनन्य संपादक के रूप से उभरे थे। संपादक थे बहुत पत्रिकाओं का और हमेशा ये ध्यान देते थे कि पत्रिका है आम आदमी की, और सबसे बड़ी बात है लास्ट मैन इन दी रो, लास्ट मैन इन दी सोसाइटी, आखिरी जो आदमी है उसका जो वॉइस है, आप लोग बात कर रहे हैं, उसका वॉइस रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो 1921-22 हम लोग देखेंगे। और तो मैं अपने वक्तव्य खत्म करूँगा 1930 का। 1930 में जब ये निकलेंगे जो सल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह पे, तो सारे के सारे ब्रिटिश अखबार उनको क्रिटिसाइज करते हैं। स्टेट्समैन उनको कहेगा कि क्या नोटंकी की शब्द यूज होता है, क्या नोटिंग कर रहे हैं ये लोग, नमक के लिए क्या कौन लड़ता है। तो गांधी जब निकलते हैं तो जाते हैं दांडी जब मार्च करेंगे उनके पीछे उनके करीब करीब 80 अनुयायी उनको चलेंगे, और ये सारे थे सत्यधर्म और सत्याग्रही थे, जो लोग सत्य के प्रति कमिटेड थे। तो गांधी जी का जब 1930 में जाएंगे तो उनके पीछे एक अमेरिका से पीएचडी करके लड़का आता है, उनके पीछे पीछे चलता है। तो पूरे उड़िया इतिहास में एक ही आदमी है जो गांधी जी के पीछे चला था, और उड़िया इतिहास में कहीं इसका जिक्र नहीं। स्कूल किताब में तो सोचिए मत, कहीं कहीं आलोचना भी नहीं होता। तो मैंने जब रिसर्च किया तो उसका नाम था मोतीबास दास, जो पहुंचा था अहमदाबाद और उसे गांधी चला। तो मैं अपनी वक्तव्य खत्म करूंगा। 1930 में ब्रिटिश जितने न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने गांधी जी को परिहास किया कि ये क्या कर रहे हैं नमक के। लेकिन जब गांधी जी 1930 में 1900 जो करेंगे उनका नमक सत्याग्रह, उसके बाद दुनिया के सबसे उस टाइम का अभी भी वो न्यूज मैगजीन सबसे पावरफुल है, वो है टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन मजबूर हुआ 1930 का मैन ऑफ द ईयर गांधी जी ही। तो ये गांधी जी की जो व्यक्तित्व था अनन्य था। तो अपने साधारण मनुष्य से महात्मा गांधी का जो यात्रा था, मेरी किताब में मैंने प्रयोग किया।
मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत जगह गया, करीब करीब अफ्रीका में जितने लाइब्रेरी में घुमा हूँ, हिंदुस्तान में जितने लाइब्रेरी में घुमा हूँ, और करीब करीब गांधी जी के साथ जितने उनके संश्लिष्ट हैं, राजमोहन जी से मिला हूँ मैं, गोपाल गांधी जी से भी मिला हूँ, ताकि उनका जो चरित्र है उनका कैसे उनको पेश किया जाए। तो मुझे आप लोग पूछेंगे किताब लिखने के इसका क्या फायदा है। फायदा यही है कि आज के जो युवा पीढ़ी है इनको ठीक से गांधी जी के सामने प्रस्तुत किया जाए। जैसे कि गांधी जी मैं क्लास में कभी भी पढ़ता मैनेजमेंट स्कूल में कि आईपीएल क्रिकेट मैच, जो आईपीएल क्रिकेट ओनर्स हैं वो लोग मैनेजमेंट संस्था बनाते हैं कि आईपीएल को चलाने के लिए। आप सोचिए उनके गुरु थे गांधी जी, जो 3 फुटबॉल क्लब चलाते थे। तो मैं आप लोगों को और एक धन्यवाद दूंगा कि आप लोग आज शाम में आपके आके मेरे से शांति से धैर्य से मेरी बात सुने, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं महावीर समता संदेश को बहुत धन्यवाद अर्पण करूंगा कि ये आयोजन की, और मैं महावीर समता संदेश के लिए कि वो हमेशा चलता रहे, चुरेवती इसका ये रहे, ये इसका